हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। आज हम लोग देखेंगे जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी है, एसएससी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है या हवलदार के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, तो एक मजबूत आपका क्लास बना रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर ढंग से आपको क्या किया जाएगा, तो तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आज हम लोग लूसेंट का जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुट जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो सेशन है उसको। और याद रखिएगा आपको प्रतिदिन क्लास चलेगी, लूसेंट का जीके जो भी आपका होगा वो सभी क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से आपको लाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में लिखी गई है। जी हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन ए में है प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में, आपका बी है संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि में, सी है पाली एवं ब्राह्मी लिपि में और डी है हिंदी एवं ब्राह्मी लिपि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में। आपका जो अशोक थे, अशोक का जो शिलालेख लिखा गया था वह जो आपका क्या था, तो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिए। कहा जा रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपको अशोक के द्विभाषी जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ, द्विभाषी जो आपका अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन में है सरेकुना यानी कि कंधार, और आपका ऑप्शन बी है मनसेहरा, और सी है कालसी और डी है कलिंग। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से आपको एक चूज करना है। तो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे सब कोई अपना रिप्लाई करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है उसको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि अशोक के मनसेहरा यानी कि जो आपको मनसेहरा है वो पाकिस्तान में, ठीक है, एवं शहबाजगढ़ी, याद रखिएगा शहबाजगढ़ी वो भी आपका कहा है तो पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया। ये आपका अशोक का 2 शिलालेख था, एक था मनसेहरा और दूसरा है शहबाजगढ़ी। ये 2 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये किस लिपि में लिखा गया है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है खरोठी, दूसरा है आपका संस्कृत, सी है आपका तमिल और डी है यूनानी भाषा में। ये लिपियाँ जो है आप लोग जानते हैं कि जिसके अंतर्गत कोई भी आपको भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खरोटी भाषा, खरोटी लिपि, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न आपका 4 है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जी हाँ, भारत में जो आपकी बात कर रहा है प्राचीन भारत यानी कि पुराने भारत में कौन सी लिपि थी जिसमें आपका कहा है तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। यहाँ पर आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी है आपका नंदी नागरी, सी है शारदा लिपि और डी है खरोठी लिपि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा खरोठी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। याद रखिएगा होलियोडोरस। तो इसका जो बेस नगर का जो आपका शिलालेख है यहाँ पर देखिएगा अभिलेख है वो संदर्भित है। कहाँ से संदर्भित है जिसको देखिएगा। ऑप्शन आपका है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, ऑप्शन सी है संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से और डी है केवल वासुदेव से। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा केवल वासुदेव से यह संदर्भित है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेंगे।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसमें कौन सा अभिलेख है वह खारवेल से संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे लुसेंट, तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब चलिए इसका ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं, आपका ऑप्शन ए है हाथी गुफा, बी है जूनागढ़, सी है नाना घाट और डी है नासिक। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाथी गुफा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है यवन राजा मिनाडर, बी है आपका शक छत्रपति रुद्रमन द्वारा, आपका सी है पार्थव राजा गोंदो फिरनिस के द्वारा आपको जारी किया गया था, डी है कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शक छत्रप, जो आपका है रुद्रदमन द्वारा आपको यह जो आपका जो अभिलेख है जारी किया गया था। याद रखिएगा विशुद्ध संस्कृत का, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है तो 8 है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन है रुद्रदमन, बी है अशोक, सी है आपका राजेंद्र प्रथम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है और जल्दी से बताइएगा। आप लोग के 4 ऑप्शन में से आपका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन के द्वारा आपका क्या है तो प्राचीनतम नमूना जो आपका है काव्य शैली का प्रस्तुत किया गया था, वह था ऑप्शन ए रुद्रदमन के द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 9। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताइएगा। पहला ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी है आपका महाछत्रपति रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है अशोक का गिरनार अभिलेख और डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका क्या है 10। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनकी जो सैनिक का जो उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है वो कौन सा अभिलेख में किया गया है। एरन में किया गया है, गया के किया गया है, आपको नालंदा के किया गया है या तो प्रयाग के किया गया है। प्रयाग जो आप जानते ही हैं कि जो इलाहाबाद की बात की जा रही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रयाग के लिए किया गया था। इसका जो उपलब्धियों का वर्णन किया गया है उसका अभिलेख है प्रयाग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। याद रखिएगा जो हरिसेन थे वह किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है। तो इसका 4 ऑप्शन है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। याद रखिएगा जो आपका कौन थे तो हरिसेन थे, वह आपको समुद्रगुप्त के दरबारी थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वो देखते हैं। मेहरौली यानी कि जो मेहरौली है वह दिल्ली में स्थित है, वह लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। याद रखिएगा जो आपका मेहरौली है वह जो आपका स्तंभ है वह किस सदी में वह निर्माण किया गया था, बनाया गया था। ये आपका ऑप्शन ए है आपका द्वितीय सदी यानी कि द्वितीय शताब्दी में, बी है तृतीय सदी में, सी है आपका चतुर्थ सदी में और डी है सप्तम सदी में। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चतुर्थ सदी में। याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ चलेंगे।
जो चौथी सदी थी उसमें आपका कहा था तो मेहरौली जो स्तंभ था उसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा जी। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? याद रखिएगा, तो किसकी स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है ए अशोक, बी है चंद्र, सी है हर्ष और डी है अनंगपाल। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको देखना है, ठीक ना। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्र। चंद्र के जो उपलब्धि के लिए इन्हीं के यादों में या तो इनकी स्मृति में बनाया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? जी हाँ, याद रखिएगा, सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताना है कि वह कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है। तो भीतर गांव के लेख में प्राप्त होता है, बी है बिस्लड स्तंभ के लिए मिलता है, सी है एरन अभिलेख से मिलता है, या तो ए आपका डी है भीतरी स्तंभ से लेख, जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एरन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न हुआ देखिए, प्रश्न है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख है वह, उसका जो संबंध है वह किस शासक से संबंध है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है भानुगुप्त। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भानुगुप्त। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि हेरोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे? याद रखिएगा, हेरोल जो आपका है प्रशस्ति रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है विक्रमादित्य प्रथम और डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 17 है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? याद रखिएगा, जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय थे उनकी जो आपका का है तो मध्य जो संघर्ष हुआ था वह कौन सा आपका का है तो कहाँ से मिलता है, कौन सा अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है हेरोल अभिलेख से मिलता है, बी है बंसखेड़ा अभिलेख से मिलता है, डी है ह्वेनसांग के वर्णन से मिलता है और सी है हाथी गुफा से मिलता है। ऑप्शन ऊपर नीचे होल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन डी में है ह्वेनसांग और सी में हाथी गुफा अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हेरोल अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। यहाँ देखिए आपका प्रश्न है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में मिलता है? जी हाँ, जो कवि कालिदास है उनका जो नाम है वह किस अभिलेख से मिलता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ के लेख से मिलता है, ऑप्शन बी है हेरोल के उत्कर्णी लेख में मिलता है, ऑप्शन सी है आपका क्या है तो अलापडू दान से मिलता है, ऑप्शन डी है जो हनुम कोंडा उत्कीर्णी लेख से मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है कि जो कालिदास का जो नाम है वह किस जो आपका जो अभिलेख से प्राप्त होता है, कहां से इनको जो बात किया गया है उनके नाम की जो चर्चा की गई है वह कहां किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी हेरोल उत्कर्णी लेख से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है, उसको देखिए। अभिलेखों को ऐतिहासिक जो आपका है ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने
की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। जो आपका अभिलेख है उसका ऐतिहासिक प्रकथन के साथ आरंभ करने की जो परंपरा का सूत्रपात था वह किसने प्रारंभ किया था, शुरुआत किसने किया था। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन ए है प्रांकत, आपका बी है राज प्रथम, आपका यहाँ सी है राजेंद्र प्रथम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह राजा प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 20। कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा है, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में अब विस्तृत जानकारी मिलती है। विस्तृत का मतलब जो विस्तार से, ठीक ना। तो ये विस्तृत जानकारी कहां से मिलता है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर मेरूर, बी है तंजौर, सी है जो आपका है मणिमंगलम, याद रखिएगा सी में है आपका मणिमंगलम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर मेरूर। ऑप्शन ए सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अब देखिए प्रश्न है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। जी हाँ, भारत में जो सिक्का का जो प्रचलन हुआ था वह कब आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। 600 ईस्वी पूर्व यानी कि आज से जो आपका लगभग बात की जा रही है तो 2600 वर्ष पहले की बात की जा रही है, या 300 ईस्वी पूर्व। यहाँ देखिए सी ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में और डी है हर्षवर्धन के शासनकाल में। जो आपका भारत में जो प्राचीन जो सिक्के थे उसका प्रचलन कब हुआ था, यानी कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था। तो आज से आपका कहा था तो ईस्वी से पहले 600 ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। प्राचीनतम का मतलब होता है बहुत पुराना। तो ये कौन सी मुद्रा को माना जाता है। ऑप्शन ए है आहत सिक्के, बी है इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सी है सिथियन सिक्के और डी है पार्थियन सिक्के। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आहत सिक्के। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। याद रखिएगा आपको भारत है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण की मुद्रा किसने चलाया था। ऑप्शन आपका ए है कुषाण, बी है इंडो बैक्ट्रियन, सी है शक और डी है गुप्त। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग अपना रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन। ऑप्शन आपका क्या है तो बी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, अभी बोला गया था कि सोने का सिक्का जो है जो सबसे पहले किसने जारी किया। अब जो करा कि शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज्यादा कौन प्रचलित किया था। ऑप्शन ए है कुषाण, बी है इंडो बैक्ट्रियन, सी है शक और डी है गुप्त। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुषाणों ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का जो प्रचलन किया था वह कुषाण ने किया था, लेकिन सबसे पहले जो सिक्का बनवाया था सोना का वह इंडो बैक्टीरिया बनाया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ सही होगा। ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने बनाया तो कुषाण ने बनाया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे। जो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा थी वह किस धातु का सबसे ज्यादा बंधा था। ऐसे तो जाना जाता है कि बहुत सारे जो सिक्के थे वह का था तो वो अलग अलग मुद्रा का जो आपका अलग अलग पदार्थ का बना होता था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन ए है सीसा का, बी है प्रोटीन का, सी है तांबा और डी है स्वर्ण। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था सातवाहनों के शासन में वह किया गया था आपका सीसा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो ए बिल्कुल सही है। ऐसे तो सातवाहनों के समय में उसके शासनकाल में क्या हुआ था तो बाकी सभी जो आपका था सीसा था, प्रोटीन था, तांबा था, स्वर्ण था, ये सभी आपका क्या किया गया था प्रयोग किया गया था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला धातु था वह था सीसा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो ए बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। निम्नलिखित में
किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। जी हाँ, निम्नलिखित में किसने सबसे बड़े पैमाने पर, सबसे वो जो आपका था तो बिग लेवल पर आपको सबसे ज्यादा जो आपका सिक्का बनवाया था, स्वर्ण मुद्रा बनवाया था, किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है ग्रीक वासियों ने, बी है मौर्य ने, सी है कुषाण शासकों ने और डी है शुंगों ने। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या है, तो सी बिल्कुल सही है, कुषाण शासकों ने। अभी आप लोग इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखे थे कि सबसे ज्यादा सोना का जो मुद्रा बनवाया था वो किसने बनाया था, तो कुषाणों ने बनाया था, लेकिन सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं। जी हाँ, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं। ऑप्शन आपका ए है कुषाण काल में, बी है गुप्त काल में, सी है मौर्य काल में, डी है हिंद यवन काल में। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के कहाँ हुआ था, किस काल में हुआ था, तो वह गुप्त काल में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। किस स्थल से रोमन सिक्के मिले, कौन सा जगह से सबसे ज्यादा जो रोमन है, जो आपका रोमन सिक्के मिले हैं। ऑप्शन आपका ए है दिल्ली, आपका बी है आगरा, सी है जयपुर, डी है अरिकमेडू। याद रखिए अरिकमेडू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अरिकमेडू से जो आपका था वह सिक्के मिले थे, रोमन सिक्के मिले थे अरिकमेडू। ऑप्शन आपका डी है। अगला देखिए आपका है भीमबेटका। याद रखिएगा ऑप्शन जो क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी है खनिज के लिए, सी है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए और डी है सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो इसका जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, जो भीमबेटका वह है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए आपका यह प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे। बर्मा आप लोग जानते हैं कि आज उसको म्यांमार के रूप में उसको नाम जाना जाता है। उस समय जो आपका भारत था उस भारतवासी बर्मा को किस नाम से जाना जाता था, या तो किस नाम से जानते थे। ऑप्शन बी ए है स्वर्ण भूमि, बी है स्वर्णद्वीप, सी है यवद्वीप और डी है आपका प्रलय मंगलम। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप लोग पढ़े हैं वास्तव में तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है आपका अंकोरवाट कहाँ स्थित है। जी हाँ, अंकोरवाट कहाँ स्थित है, वियतनाम में स्थित है, तिब्बत में, इंडोनेशिया में है और डी है कंबोडिया में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर स्थित है। अंकोरवाट का जो मंदिर था वह बनाया था राजा सूर्यदेव वर्मन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। जी हाँ, याद रखिएगा प्लिनी की मूल कृति जो आपका है नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में आपको रचित है, यानी कि उसका लिखा गया है। तो यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, सी है आपका फ्रेंच और डी है इंग्लिश। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है प्लिनी के जो आपका नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसको देखिएगा। चचनामा, जी हाँ, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा जो सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा है वह किस भाषा में लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन आपका है फारसी, ए में, बी है हिब्रू, सी है अरबी और डी है संस्कृत। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें आंसर चुनना था। इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी
भाषा में लिखा गया है चचनामा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तो राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था। यानी कि जो भारत में जो इतिवृत्ति थे, राजवंश थे, इतिहासकार थे, वो सब के जो कंठस्थ यानी कि उनकी जो सभी रचनाएं थी, उनकी जो वीर गाथा था, वो सबको कंठस्थ याद करना, यानी कि वो पूरा याद कर लेते थे, लिखा नहीं करते थे, वह किनकी व्यवसाय था। तो ये देखिए ऑप्शन ए है जो आपका है श्रमण, बी है आपका परिव्राजक, सी है अग्रहारिक और डी है मगध का। तो ये किसका काम था कि कंठस्थ याद कर लेते हैं दिमाग में, तो वह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मगध के जो लोग थे उनकी एक व्यवसाय बन गई थी कि सभी के वीर गाथाओं को याद कर लेते थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने कि भारत यात्रा की कब किया था। जो सुंग यून थे वह भारत की यात्रा कब किए थे, कौन सा ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में। ये ऑप्शन बी है 525 से 529 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन सी है 545 से 552 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 592 से 597 के बीच। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 518 से 522 ईस्वी के बीच में। जो आपका कौन थे, तो सुंग यून थे, वह चीनी यात्री थे, भारत की यात्रा किए थे, भारत में आए थे। अब चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका है कि महाभारत, जी हाँ, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है। जो महाभारत हुआ है उसका जो बात की गई, उसकी डेट निकाली गई है, उसका जो वर्ष निकाला गया है कि 3101 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3101 वर्ष पूर्व जो आपका महाभारत युद्ध हुआ था वह किस जो आपका क्या है तो अभिलेख में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, बी है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी है 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख में। ऑप्शन डी है 238 का बड़वा आपका अभिलेख में। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का हेलोल, ये जो आपका हेरोल अभिलेख है उससे प्राप्त होता है कि जो महाभारत जो हुआ था वह 3101 ईस्वी पूर्व हुआ था। वह किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो पुलकेशिन द्वितीय का हेरोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रवा तक अभिलेख संबंधित है। रवा तक अभिलेख संबंधित है, कहां से संबंधित है। ऑप्शन ए है अशोक से संबंधित है, बी है रुद्रदमन से संबंधित है, ऑप्शन सी है कनिष्क से संबंधित है और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए कि यह किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वह संबंधित है आपका ऑप्शन सी यानी कि कनिष्क से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ, भारतवर्ष के लिए इंडिया जो शब्द था वह सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है मेगास्थनीज, सी है स्ट्रैबो, आपका डी है एरियर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपको जल्दी से बताना है इसका जो सही आंसर होगा वह कौन होगा। तो भारत के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया था वह किए थे सबसे पहले हेरोडोटस, याद रखिएगा हेरोडोटस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन है किसने ब्राह्मी जो आपका होता है लिपि होता है, ब्राह्मी एवं खरोटी लिपियों को
द्विताचित किया था, यानी कि किसने दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन आपका क्या है? तो ऑप्शन ए है पियदसी, बी है कोलिन मैकिंजी, सी है अलेक्जेंडर कनिंघम और डी है जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही होगा। ब्राह्मी लिपि और जो खरोठी लिपि था वो दोनों का मेलाप किए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तो 40 है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? ये आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग को क्वेश्चन कराया गया था, इसका आंसर जरूर चाहिए। तो ये जो आपका कौन सी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, बी है शारदा लिपि, सी है खरोठी लिपि और डी है नंद नागरी लिपि। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा खरोठी लिपि। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अब चलिए जो बात है कि यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन देख लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह। आपका क्या है? तो 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। यह डेली क्लास चलेगी लूसेंट का, जितने भी जीके जीएस है क्वेश्चन है वह डेली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो चलाया जाता है। आप लोग लगातार बने रहें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो वीडियो छूटे नहीं, आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर पहुँचे। चलिए ठीक है, आप लोग का दिन शुभ हो।